बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश में बजट पेश हुआ। 2,40,000 करोड़ का बजट पेश होने के बाद बजट को लेकर सभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज हमारी टीम भी बजट को लेकर लोगों की राय जानने पहुंची और सबसे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से बजट के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि केंद्रीय बजट के जैसे ही इस बजट को लेकर भी लोगों की काफी उम्मीदें थी। बजट में 4 स्तंभ दर्शाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जनता, यह स्तंभ इस बजट में से गायब रहा। जनता की उम्मीदें थी कि इस बजट में महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 33% रेवेन्यू जनरेट करने की बात बजट में कही गई है, लेकिन वह कैसे होगा अभी इसका पता नहीं है। बेरोजगारों के लिए कोई नया अवसर नहीं है, किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। साथ ही कुल मिलाकर वर्तमान समस्याओं का निदान इस बजट में नहीं दिख रहा है। वहीं जब बजट को लेकर हमने संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला से बात की तो उनका कहना था कि कोविड-19 के बाद यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप है, आम जनता के लिए लाभदायक और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रीवा संभागीय मुख्यालय को नया मेडिकल कॉलेज मिलने की खुशी जाहिर की उन्होंने। साथ ही कहा कि कृषि, उद्योग, शिक्षक भर्ती, छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा का इस बजट में बात कही गई है। संभागीय मीडिया प्रभारी ने कहा कि सही मायने में प्रदेश के गरीब जनों के अरमानों को पूरा करने वाला यह बजट है और बजट के माध्यम से रोजगार मिलेंगे। मध्य प्रदेश के लिए सुनहरा बजट साबित होगा। पेश किया है, तमाम तरह के ऐलान की बात हुई, घोषणाएं हुई हैं, नए प्रावधान किए गए। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोविड पेंडेमिक के बाद ये भी एक ऐसा बजट था जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें थी और जो मैंने बजट देखा तो मुझे लगा एक बढ़िया डॉक्यूमेंट ये तैयार किया गया है जो 4 स्तंभों पर आधारित है। ऐसा उसमें लिखा हुआ है, ऐसा बताया गया कि 4 स्तंभों पर आधारित है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जनता, और वो जनता जो पैंडेमिक महामारी के बाद पीड़ित थी और ज़रूरतमंद थी, परेशानी महसूस कर रही है, वो वाला स्तंभ इन 4 स्तंभों में से गायब है। ये एक सपनों से भरा बजट है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर ज़्यादातर बातें कुछ इस तरीके की हैं कि प्यासा व्यक्ति आज है और हम उससे कह रहे हैं कि हम कुआं खोदने जा रहे हैं और तब तुमको पानी मिलेगा। जो सबसे ज़रूरत की बात थी, जिसलिए सरकार की इस बजट की ओर पूरे प्रदेश की जनता की निगाह थी, वो सिर्फ ये थी कि जो महंगाई बढ़ चुकी है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए, उसके लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या वो अपने टैक्स में कोई कटौती कर डीजल और पेट्रोल का थोड़ा सा लाभांश घटाए? डीजल पेट्रोल में इनको कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, थोड़ा सा लाभांश घटा के क्या वो लाभांश आप जनता के साथ बांटना चाहते हो? उसमें सरकार ने कोई कमी नहीं की। ये एक निराशाजनक बात है और इससे कोई महंगाई में नियंत्रण आएगा ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, 33% का आपने रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त करने की बात की है। कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी कोविड महामारी चल रही है। ऐसे समय में आप किस तरीके से वो 33% ज़्यादा अचीव करोगे, ये बात समझ से परे है। जिस तरीके से किसानों को फर्जी बिजली का बिल देके उनसे वसूली की जाती है, जिनका एक बत्ती कनेक्शन है, उनके यहाँ 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये का बिजली का बिल आ जाता है। अगर इस तरीके से वसूली करने का एम हो तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये 33% का जो रेवेन्यू है, फिगर है बढ़ा के रिसीव करने वाला, ये काल्पनिक फिगर है, इसकी मुझे संभावनाएं नहीं दिखती। बेरोज़गारों के लिए कोई नए अवसर इसमें नहीं दिखे। हमारे यहाँ 70,000 शिक्षक जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर को वेट कर रहे थे। आपने उन 70,000 में केवल ये बात की कि हम 24,000 नई नियुक्ति करेंगे। दूसरी चीज़, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात की गई, पर 1,30,000 किसान हमारे ऐसे हैं जिनके फसल बीमा की राशि उनको नहीं प्राप्त हुई। उसके बारे में कोई बात नहीं की गई बजट में कि फसल बीमा की उनकी राशि दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। नए सपने बहुत हैं, पर वर्तमान समस्याओं का कोई निदान इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे तो ये पूरी संभावना दिख रही है कि इस बजट के बाद भी
जो पीड़ित हैं उनकी पीड़ा में कोई कमी नहीं होने वाली। पेश किया गया है, क्या चीज़ें देखने को मिली है, कितना सही बजट है, क्या चीज़ें? कोविड-19 के बाद यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सिद्ध करने वाला बजट है। इस बजट में सर्वसमावेशी और सर्व कल्याण की भावना निहित है। यह बजट जन जन के अरमानों के साथ मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में रीवा संभागीय मुख्यालय को एक नया मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत खुशी की बात है। कृषकों के लिए, उद्योग के लिए घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का एक भागीरथी प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, उसे साकार रूप करना है। 24,420 नए टीचरों की भर्ती होनी है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा देकर युवाओं के भविष्य को संवारने का काम इस बजट में हुआ है। यह बजट सही अर्थों में प्रदेश के गरीब जनों की अरमानों को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी, कृषकों को नई तकनीक और कृषि क्षेत्र में नए निवेश आएंगे, उससे कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य और फल के क्षेत्र में नए निवेश होंगे और नई उद्योग रोजगार पैदा होगा और यह मध्य प्रदेश के लिए सुनहरा बजट साबित होगा और मील का पत्थर होने के साथ साथ नए भविष्य में नए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को गढ़ने वाला बजट साबित होगा। व्यापारियों में रोष है बजट को लेकर के, कहा कि जैसा केंद्र का रहा वैसे ही सेम बजट एक तरीके से जारी कर दिया, बल्कि व्यापारियों के लिए कुछ खास नहीं है बजट। इस बजट में सबके लिए प्रावधान किया गया है। कोई नया कर न लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में जब विश्व की इकोनॉमी बैठ चुकी है, मध्य प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सिर्फ कमलनाथ ने जो पेट्रोल में कर लगाया था, कमलनाथ की सरकार ने, वही कर चल रहा है। बाकी कोई कर मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं लगाया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और व्यापारी समाज के लिए तो जब कृषि क्षेत्र उठेगी तो अपने आप उद्योग, व्यापार ये सब उठेंगे। और एक बड़ी बात उद्योग के लिए की गई है, 30 दिनों के अंदर समस्त उद्योग लगाने की जो औपचारिकताएं हैं, नोसी हैं, वो प्राप्त कर दी के और 1 महीने के अंदर दे दी जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। नए उद्योग लगेंगे, कुटीर उद्योग लगेंगे और इससे पूरे क्षेत्र में युवा बेरोजगारी कम होगी और नए अवसर मिलेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा और छात्रों को सुनहरा अवसर मिलेगा। उद्योग के माध्यम से उद्योगपति बनने के लिए एक अवसर मिला है हम सबको। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम सब महंगे। जैसा कि हमने कहा, इस बजट में एक आने का टैक्स न लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूँकि पेट्रोल और गैस विदेश से नियंत्रित हैं, विदेश में इस समय ठंडी के कारण रेट बढ़े हुए हैं और माननीय देश के वित्त मंत्री जी ने कहा कि बहुत ही जल्द रेट गिरने वाले हैं। सरकार इस में प्रयास कर रही है और सरकार, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसे कंट्रोल में करने के लिए हम प्रयासरत हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में सस्ते होंगे। बाकी महंगाई नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल को, गैस को छोड़ दे तो बाकी किसी चीज़ में महंगाई पर नकेल कस के सरकार ने रखा है और यह बजट स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सुंदर बजट है। सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रीवा जिले में 51 बच्चों को चिन्हित किया गया और इन बच्चों का उपचार पूर्व हृदय परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में 40 ऐसे बच्चे थे जो जन्मजात हृदय रोगी पाए गए। उपचार शुरू करने से पहले ही बच्चों की इकोकार्डियोग्राफी की गई, जो प्रमुख रूप से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BD त्रिपाठी, डॉक्टर SK त्रिपाठी, डॉक्टर प्रदीप कुर्मी द्वारा की गई। डॉक्टर SK त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी बच्चों का एको करने में तकरीबन 6 घंटे का समय लगा। पहली बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इतने सारे बच्चों का एक साथ इकोकार्डियोग्राफी करके दिल की बीमारी वाले बच्चों को चिन्हित किया गया है। डॉक्टर SK त्रिपाठी ने बताया कि कई बच्चे ऐसे थे जिनके दिल में छेद था और
बहुत सारे बच्चों के हार्ट में कई जटिल बीमारियां थी, जिससे उनके ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, वजन नहीं बढ़ता, बार बार सांस फूलने और बार बार सर्दी जुकाम और निमोनिया की शिकायत भी उन्हें होती है। आपको बता दें कि नवजीवन अभियान के तहत 125 बच्चे और गंभीर रोगों से ग्रस्त पाए गए हैं और इनके भी इलाज की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। फिलहाल जन्मजात हृदय रोगी 40 बच्चों का इलाज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स द्वारा किया गया। सर, पिछले दिनों लगभग 50 से ज़्यादा बच्चों के टेस्ट किए गए थे। हार्ट डिजीज से पीड़ित पाए गए 40 बच्चे, ये किस स्कीम के तहत ये आइडेंटिफाई हुए? गवर्नमेंट की स्कीम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इस स्कीम के तहत जो बच्चे हैं 2 to 3 मंथ से लेके 18 ईयर तक के एडल्ट तक 18 ईयर के एडल्ट तक के बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और वो सब जब बच्चे आइडेंटिफाई हो जाते हैं पेरीफेरी में, तो उनको एक टर्शरी सेंटर में इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है, जिसमें क्लियरली पता चलता है कि उन बच्चों को कौन सी जन्मजात बीमारी है। फिर उसके बाद इसी स्कीम के तहत उन बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। कितने मतलब किस तरह की बीमारियां बेसिकली देखने को मिली, ये जो 40 बच्चे हैं? बेसिकली हमने 51 बच्चों को स्क्रीन किया था, उनमें से 42 बच्चों को जन्मजात बीमारी निकली थी। तो उन बीमारियों में मुख्यतः हृदय में जो छेद आप लोगों ने सुना होगा, तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर, नीचे के 2 चैम्बर। तो 2 चैम्बर्स के बीच में जो एक वॉल होती है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऐसी 2 वॉल होती है। तो ऊपर की वॉल में अगर छेद होता है तो उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोल देते हैं, और नीचे की वॉल में अगर छेद होता है तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये 2 छेद हृदय में जो छेद वाले मोस्टली बच्चे थे। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जिनमें जो हार्ट से निकलने वाली जो मोटी नस फेफड़े को जाती है, जिससे कि फेफड़े में ब्लड जाता है और वहाँ उसमें ऑक्सीजनेशन होता है, तो वो नसें सिकुड़ी हुई थी कुछ बच्चों में। उनमें से मुख्यतः टॉफ के पेशेंट थे, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं। उसमें 4 अलग अलग बीमारियाँ हार्ट में होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं। उसमें फेफड़े में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँचता है, तो इसलिए बच्चा नीला पड़ जाता है, स्पेशली जब वो रोता है। उस कंडीशन में उसके नाखून और उसकी टंग्स, लिप्स, ये सब नीले पड़ जाते हैं। तो मुख्यतः ये बीमारियां हैं, और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ उन बच्चों में निकली हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है। तो इनके ट्रीटमेंट यहाँ पे कौन कौन से ट्रीटमेंट हो पाएंगे, या फिर क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? फ़िलहाल तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद है और उनको डिवाइसेस से क्लोज़ किया जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका डिवाइस से क्लोज़र यहीं पे हो जाए। अगर कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है जिसमें एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो उसकी व्यवस्था शायद अभी ना हो पाए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने ऐसे बच्चों को अलग से चिन्हित कर लिया है जिनका मैनेजमेंट यहाँ पे किया जा सकता है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग बुला के उनको मैनेज करेंगे। एक बचपन से ही इस तरह की बीमारियां, उसके पीछे कोई ऐसा कारण या फिर क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं? बहुत सारी बातें होती हैं जो जन्मजात हृदय की बीमारियों के लिए, जिनके कारण हृदय की बीमारियां होती हैं। जनरली अगर कोई फीमेल अगर लेटर स्टेज में माँ बनती है, यानी 35 ईयर 40 ईयर के बाद में, या उस टाइम पे माँ बनती है, तो उनमें जन्मजात हृदय की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर घर में माँ बाप या उसके परिवार में अगर उनको जन्मजात हृदय की बीमारी हैं, तो फिर बच्चे में हृदय की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। तीसरी बात, जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशन मतलब बदलाव, नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट जीन्स हो जाते हैं, तो उसके कारण भी जन्मजात बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के स्वागत रैली के लिए देवतालाब के कारनाल बस्ती में निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन यहां रहवासियों का विरोध देखने को मिला। देवतालाब के कलारन बस्ती में मिट्टीकरण का कार्य किया जा रहा था।
खस्ता हाल पड़ी सड़कों को सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा मिट्टी डालकर जगह को समतल करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान रहवासियों ने मिट्टीकरण का विरोध किया और जेसीबी मशीन के सामने बैठ गए। रहवासियों का कहना है कि करीब 20 साल से रोड यहां पर खराब पड़ी हुई है। सड़क को बनवाने की बजाय अधिकारी इसमें मिट्टी डलवाकर गड्ढों को पाटने का कार्य कर रहे हैं, जिससे यहां रहने वालों लोगों को धूल का सामना करना पड़ता है। घंटों तक जब रहवासी नहीं माने तो पुलिस को सूचना दी गई। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी देर समझाइश के बाद लोगों को शांत कराया गया और देर रात किसी तरह सड़क में मिट्टीकरण का कार्य शुरू हुआ। जयडारो जबलपुर में सेना भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे बेरोजगार युवाओं ने कहा कि जयडारो जबलपुर में 14 महीने से सेना की भर्ती नहीं आई है, जबकि भारतीय सेना के द्वारा विगत वर्ष फरवरी माह में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसके बाद सेना भर्ती के लिए युवा लगातार 14 महीने से इंतजार कर रहे हैं। युवाओं की मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकार द्वारा हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, शहीदों को याद करते हुए भाषण भी दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शहीदों के परिवार अभी भी सरकार के द्वारा किए गए अनुदान वादों की राह जोह रहे हैं। इसी तरह एक मामला सामने आया है तराई क्षेत्र के जनपद पंचायत जवा अंतर्गत ग्राम रौली का, जहां पर शहीद रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी के पिता रिटायर्ड फौजी राम सुमिरन द्विवेदी ने भाजपा विधायक, सांसद और भाजपा प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार झूठी और गुमराह करने वाली है। कहते तो हैं लेकिन करते नहीं, क्योंकि हमारा बेटा अमर शहीद वर्मा सीमा म्यांमार जगह पर 16 नवंबर 2015 में देश के लिए कुर्बान हो गया। 6 वर्ष गुजर गए लेकिन आज तक पेट्रोल पंप का रजिस्ट्रीकरण नहीं हो पाया, जबकि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने उनके घर पर खुद आए थे। उन्होंने उनके निज निवास पर कहा था कि वादा किया था कि जल्द ही आपका यह काम पूरा हो जाएगा, मैं खुद करवाऊंगा और आप चिंता ना करें, मेरी सरकार शहीदों के लिए समर्पित भाव से काम करती है। लेकिन सांसद का यह वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सिरमौर विधायक ग्राम रौली आते हैं लेकिन शहीद के घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तब भी भाजपा की सरकार थी और आज भी भाजपा की ही सरकार है, राज्य से लेकर केंद्र तक। शहीद के पिता ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या इनकी सरकार मुझ पीड़ित शहीद परिवार को हक दिलाने में असमर्थ है। देखना होगा कि इस शहीद परिवार की मांग कब तक पूरी होती है। सेना में ही 3 दशक व्यतीत करके RTJCO कैप्टन पद से रिटायर्ड हूँ। मेरा लड़का 16 नवंबर 2015 को अमर शहीद रघुनाथ द्विवेदी राइफलमैन बर्मा बॉर्डर में 7 उग्रवादियों को मारते हुए सरहद में ही वीर गति को प्राप्त हो गया। उस समय भी भाजपा राज्य का ही प्रशासन और आज भी 7 वर्ष से ऊपर हो गए भाजपा का ही प्रशासन चल रहा है। सांसद जी घर में तथा बंगले पर जाने कहते हैं, कैप्टन साहब आप चिंता बिल्कुल न करें, ये मेरी ड्यूटी है, कहीं न दिल्ली न भोपाल कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही आपके घर में पेट्रोल पंप का कनेक्शन ले आकर धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी बात चल रही है, बहुत जल्दी काम मैं करूँगा। और ऐसा ही करते हुए 5 साल बीत गए लेकिन कुछ ग्राउंड में दिख नहीं रहा है। विधायक दिव्यराज सिंह जी आज भी वही विधायक हैं, मगर जातिवाद के कारण वो रौली गांव में आकर के भी ब्राह्मण के कारण हमारे शहीद के घर कभी नहीं आए। जो घोषणा हुई जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। एक शहीद परिवार के साथ ये पाकिस्तान जैसा व्यवहार, जिस फौजी पिता ने सरहद पर अपना लड़का खोया हो, जो उसे एथराइज है, ये राजनेता अगर इनका लड़का खुद का मरता तो क्या ये चुप बैठे रहते? मैं ये सवाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी एवं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि क्या ये देश के कर्ता धर्ता मुझे और मेरे शहीद बेटे को हमारा हक जो मुझे अथराइज है दिलाने में सरकार सक्षम नहीं है? मैं मीडिया के माध्यम से संपूर्ण अखिल जनता को ये कहना चाह रहा हूँ, क्या यह सरकार युवाओं एवं देश को उनके भविष्य पर खरी उतर सकती है? 6 वर्ष से मुझ शहीद पिता को आश्वासन की घूंटी पिला रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, जो मुझे हक है एतराइज उसे देने में निरंतर नाकाम कर रहे हैं।
सरकार पर किसी चीज़ की अपेक्षा और भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मेरे पास ऐसे सांसद, ऐसे विधायक और ऐसी भाजपा सरकार को बधाई देने के लिए कोई शब्द भी अवशेष नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल जिला मुख्यालय में हैरान कर देने वाली दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां एक और शहर के बीचों बीच खुलेआम गुमटियों, पान के ठेलों से शराब की बिक्री की जा रही है। वहीं लोग शराब खरीदकर खुलेआम पी रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक शराबी कार सवार शहर के बीचों बीच हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए पुलिस से गाली गलौज करते हुए पुलिस पर हाथापाई पर उतारू हो गया। बताया जा रहा है कि यह शख्स इंजीनियर है। हालांकि दोनों मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहला मामला शहडोल संभागीय मुख्यालय में, जहां पुलिस एडीजी से लेकर कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के कार्यालय और उनके निवास हैं। वहीं महज कुछ ही दूरी पर सुहागपुर थाना क्षेत्र के न्यू बस स्टैंड पर गुमटियों व पान ठेलों पर बेखौफ होकर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। हैरत की बात यह है कि शराबी वही शराब खरीदकर खुलेआम बेच रहे हैं। बीच चौराहे पर शराब पीते रहे और इस दौरान लोगों को आवाजाही बनी रही। इस दौरान लोगों की आवाजाही भी निरंतर जारी रही। हालांकि पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान से अवैध शराब जब्त कर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरी ओर शराब के नशे में धुत कार के सवार एक युवक, जो कि पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है, बीच सड़क पर अपनी कार खड़ी कर हाई वोल्टेज ड्रामा करता नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बदतमीजी करते हुए हाथापाई पर उतारू हो गया। यह घटना भी सुहागपुर थाना क्षेत्र की ही बताई जा रही है। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने उसकी करतूत अपने मोबाइल पर कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं दोनों ही वीडियो दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे शहडोल पुलिस की किरकिरी हो रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सुहागपुर पुलिस और डीएसपी ट्रैफिक और उनके अन्य सहयोगीगण चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोके और उसमें से एक व्यक्ति ने जो है वो शराब पिए हुए था और अनावश्यक पुलिस वालों के साथ में छीना झपटी करी है। ऊपर से पुलिस ने उनको पकड़ा है और थाने में सुपुर्द किया, सुहागपुर थाने में से, और उनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की गई है। न्यू बस स्टैंड के सामने एक व्यक्ति किराना की दुकान खोल के रखा है और वो उसको कल मुखबिर सूचना मिली थी कि वो शराब बेच रहा है। तो सुहागपुर थाने से सब इंस्पेक्टर सुंदरलाल तिवारी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने चेक किया है। चेक करने के दौरान वहाँ लगभग 24-25 बॉटल शराब की, देसी शराब की जब्त की है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।